हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल म्यूज़िक वाले गुरी सर। तो हमने शुरू की थी 500 टॉप क्वेश्चन आंसर्स की एक सीरीज़, जिसके अंदर हमारा पहला पार्ट हमने कर लिया है, जिसके अंदर हमने 100 क्वेश्चन सॉल्व किए थे और इन क्वेश्चंस की मैंने आपको फुल डिटेल भी दी है। साथ ही साथ जो भी आपको इंस्ट्रूमेंट वगैरह बताए गए थे उनकी पिक्चर्स भी आपको मैंने प्रोवाइड करवाई है, जिससे आपका ज्ञान स्थायी हो जाए। आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। और अगर आप चैनल पर आ ही गए हैं तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। वीडियो को शेयर करना न भूलें। जो भी आपके दोस्त, आपके रिलेटिव्स म्यूज़िक के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। और हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम ग्रुप है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और उसके अंदर भी क्विज़ टाइम टू टाइम आपको मिलती रहेंगी। और जो भी यहाँ पर PDF नोट्स आपको मिल रहे हैं वो भी वहाँ मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँगा। तो आइए करते हैं हमारी वीडियो को शुरू। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, भरत द्वारा वाद्य समूह को दिया गया नाम है। भरत ने जो वाद्य समूह को नाम दिया था उसका नाम बताना है। वाद्य मंडल, वाद्य गान, कुतुब या वाद्य वृंद। तो देखिए, भरत ने जो नाम दिया था वो है कुतुब। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और आप अपने क्वेश्चन आंसर्स को काउंट करते रहिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, और उसको आपने कमेंट बॉक्स में लास्ट में ज़रूर राइट करना है कि आपने कितने आंसर्स बिल्कुल सही दिए। और साथ ही जो आपसे क्वेश्चन पुट किया जाता है उसको आप कमेंट बॉक्स में उसका ऑप्शन ज़रूर राइट कीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से अवनद्य वाद्य है। इनमें से अवनद्य वाद्य है, अवनद्य वाद्य बताना है कि कौन सा है। तो आइए देखते हैं, प्रणव, प्रभावती, कठताल और पाविका। इनमें से आपको अवनद्य वाद्य बताना है। तो हमारा अवनद्य वाद्य है प्रणव। तो ये होता है प्रणव, आप देख लीजिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, स्वर समूह के एक स्वर को जब कुछ जोर देकर बजाया या गाया जाता है तो वह निम्नलिखित में से कौन सा गमक है। कौन सा गमक। एक स्वर समूह को जब कुछ जोर देकर बजाया या गाया जाता है तो उसे कौन सा गमक कहते हैं। देखिए, ए वली, बी तिरिप, सी त्रिभिन्न या डी लीन। तो हमारा आंसर होगा तिरिप। उसको तिरिप कहते हैं। जब एक स्वर समूह को जोर देकर गाया या बजाया जाता है तो कौन सा गमक होता है, वो तिरिप। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गज जंपा ताल की चौगुण का एक पल्ला कुल कितनी मात्राओं का होता है। तो देखिए, गज जंपा ताल, ये है गज जंपा ताल, और इसकी एक पल्ला बताना है कितनी मात्राओं का। 3 से 3/4, 3 से 2/4, 11 से 1/4 या 2 से 3/4। तो आपको इसको सोल्व करना है और आपका जो भी आंसर होगा मैं बताता हूँ आपका इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हमारा 3 से ही 3/4। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। नान्यदेव के अनुसार सुमेलित करें। नान्यदेव के अनुसार सूची 1 में रस दिए गए हैं और दूसरी सूची में श्रुति जाति दी गई है। तो आइए, नान्यदेव ने जो रस दिए थे उनकी श्रुति जातियां बतानी हैं, उसके अकॉर्डिंग हमने इसको अरेंज करना है। तो श्रृंगार, वीर, भयानक सभी रसों में प्रयुक्त, आयता, करुणा, मध्या और दीप्ता। तो देखिए, तो श्रृंगार रस दीप्ता, वीर रस आयता, भयानक रस करुणा और सभी रसों में प्रयुक्त होती है मध्या श्रुति। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, चैती निम्नलिखित में से किस राज्य का सर्वाधिक लोकप्रिय लोकगीत है। चैती बताना है कि किस राज्य का सर्वाधिक लोकप्रिय है। तो चैती है, बताइए। चैती है उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। तो हमारे आंसर्स हैं, हमारे ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र, उसमें से आंसर होगा हमारा उत्तर प्रदेश, यूपी का है चैती सर्वाधिक लोकप्रिय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान से संबंधित लोक शैली को चुनिए। जांगड़ा, लाई हरोबा, हीर और करगम। तो देखिए, राजस्थान से संबंधित जो लोक शैली है वो है जी जांगड़ा। जांगड़ा राजस्थान से संबंधित लोक शैली है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। नीचे 2 विवरण दिए गए हैं, अभिकथन ए और अभिकथन आर। अभिकथन ए क्या कह रहा है, शोध एक स्वतः पुष्टमान क्रिया है
जिसका जिसका आदि तो है पर अंत नहीं। शोध एक स्वयं पुष्टमान क्रिया है। ये कहते हैं कोई शोध एक स्वयं पुष्टमान प्रक्रिया है जिसका आदि यानी उसकी शुरुआत तो है पर उसका अंत नहीं है। फिर तर्क 2 कहता है एक शोध अध्ययन से प्राप्त निष्कर्ष के पश्चात उस विषय पर कोई अन्य शोध अध्ययन नहीं किया जा सकता। तो देखिए हमारे ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है किंतु आर गलत है। ए गलत है और किंतु आर सही है। तो इसमें से हमने सही ऑप्शन चूज करना है हमारा। तो हमारा ऑप्शन है देखिए ए, जो इसमें से सी दिया गया है वो सही है क्योंकि ए सही है, आर गलत है। देखिए एक शोध अध्ययन से प्राप्त निष्कर्ष के पश्चात उस विषय पर कोई अन्य शोध अध्ययन नहीं किया जा सकता। अगर एक बंदे ने अपने हिसाब से निष्कर्ष निकाल दिया तो जरूरी थोड़ी है कि दूसरे बंदे का निष्कर्ष भी वही निकलेगा, तो उसके ऊपर दोबारा शोध का अध्ययन किया जा सकता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्राथमिक आंकड़े के 2 अनिवार्य स्रोतों का चयन करें। प्राथमिक आंकड़े के 2 अनिवार्य स्रोत बताने हैं। साक्षात्कार, जर्नल, पुरालेख शास्त्र, पुस्तकें, समाचार पत्रिका। देखिए दिया गया इसमें साक्षात्कार, जर्नल, पुरालेख शास्त्र, पुस्तकें और समाचार पत्रिका। इनमें से आपने क्या बताना है? 2 अनिवार्य स्रोतों का चयन करना है। 2, 1 और 5, 2 और 5, 1 और 3 और 3 और 4। ठीक है, ये विकल्प हमें दिए गए हैं। इनमें से हमें सही बताना है कि हमारा क्या है। तो देखिए प्राथमिक आंकड़े, हमने प्राथमिक आंकड़े चूज करने हैं इसमें से। देखिए पहला तो प्राथमिक आंकड़े होते हैं साक्षात्कार और पुरालेख शास्त्र। तो इसमें से हमारा होगा सही ऑप्शन सी, 1 और 3। 1 और 3 हमारा सही है, साक्षात और पुरालेख शास्त्र 2 अनिवार्य स्रोत हैं जी। ये प्राथमिक आंकड़े के 2 अनिवार्य स्रोत। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से घन वाद्य है। घन वाद्य चूज करना है जी। इनमें से घन वाद्य बताना है। 1 तारा, कर चक्र, जय घंटा या खोल। घन वाद्य जय घंटा है जी इनमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने श्रुतियों के नामों की चर्चा की। ये हमने हमारे जो टॉपिक मैंने श्रुतियों का करवाया था उसके अंदर आपको थ्योरी के अंदर बहुत ही अच्छे से पढ़ाया कि सबसे पहले श्रुतियों के नामों की चर्चा किसने की थी। मतंग, भरत, दत्तिल और नान्यदेव। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनना है। केवल 1, केवल 2, केवल 3 और केवल 4। सबसे पहले किसने दी थी? इसमें हमारा ऑप्शन होगा केवल 4। नान्यदेव ने सर्वप्रथम श्रुतियों के नामों की चर्चा की थी। नेक्स्ट चलिए सुमेलित कीजिए। सूची में 1 में दिए गए हैं ताल, सूची 2 में ताल, ताली और खाली दिए गए हैं। रूपक, झप ताल, 1 ताल, आड़ा चौताल। ये भी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन पेपर में इन तालों के बारे में आपको डिटेल से आपको बताया था। क्वेश्चन अगर आपने वो क्वेश्चंस नहीं देखे तो एक बार प्लीज़ देख लीजिएगा। उसके अंदर मैंने तालों के बारे में साथ ही साथ आपको उनकी पिक्चर्स दिखाई हैं कि कितने संभाग हैं, कितनी मात्राएं हैं। जाके ज़रूर देखिएगा। तो हमारा जो हम इसमें से आंसर हमने चूज़ करना है वो देखते हैं। आइए, तालों को उनकी ताली और खाली के अकॉर्डिंग मैच करना है। तो देखिए जिन्होंने ये तालों के बारे में थोड़ा टॉपिक पढ़ा है वो इसको आराम से क्लियर कर लेंगे। देखिए सबसे पहले रूपक 2 और 1, फिर झप ताल 3, 1, 1 ताल, सी का आएगा 2 और आड़ा चौताल 4, 3। देख लीजिएगा और हमारा आंसर इस तरह हमारा क्लियर हो गया है। तो हमारा आंसर बन रहा है सी, 1, 4, 2, 3। 1, 4, 2 और 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। समान मात्रा ताली, खाली और विभाग युक्त ताल है, मतलब जिनकी मात्राएं समान है, ताली, खाली और विभाग भी समान है, वो बताने हैं आपको। देखिए तालों के नाम दिए गए आपको, पंजाबी, पंचम सवारी, लक्ष्मी, जत।
तो इनके विकल्प हैं 1 और 2, 2 और 3, 1 और 4 और 2 और 4। आपको समान मात्राएं ताली खाली विभाग वाली तालों के बारे में बताना है यहाँ पर। तो देखिए पंजाबी ताल और जो जत ताल होती है इनकी मात्राएं ताली खाली और विभाग सेम होते हैं, देख लीजिए। तो हमारा आंसर हो गया सी, 1 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। इनमें से सुशीर वाद्य है। देखिए सुशीर वाद्य के बारे में आपने बताना है, जो कि हवा वाले वाद्य होते हैं, जो हवा से फूंक मार कर चलते हैं। दुदुभी, कल्पतरु, ऊर्ध्वक और पाविका, इनमें से आपको सुशीर वाद्य बताना है। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है ये, देख लीजिए है, और हमारा आंसर होगा पाविका। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम हमारे 15वें क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित तालों को मात्राओं के उतरते क्रम के अनुसार सही क्रम चुनिए। उतरते क्रम के अनुसार मतलब सबसे ज़्यादा पहले मात्राएं किसकी हैं, फिर कम, उससे कम, इस तरह इसको हमने अरेंज करना है। तो देखिए सबसे ज़्यादा होती हैं जत ताल, फिर गज जंपा, दीप चंदी और खेमटा। हमारा डी आंसर इसमें सही है। तो थोड़ा सा रिसर्च कीजिएगा कि कौन सी ताल की कितनी मात्राएं हैं। मैं आपको साथ के साथ भी क्लियर करता रहूँगा और आप भी थोड़ा बहुत इसको देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकार मात्रिक स्वरलिपि प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? आकार मात्रिक स्वरलिपि प्रणाली को, आकार मात्रिक स्वरलिपि प्रणाली को किसने आरंभ किया? हमारा ऑप्शन ए है ज्योतिरिंद्रनाथ टैगोर, चित्रमोहन गोस्वामी, द्विजेंद्रनाथ टैगोर और ओंकार नाथ ठाकुर। तो इसमें से आपको सही चूज करना है कि आकार मात्रिक स्वर प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था। आकार मात्रिक स्वर प्रणाली, इसी के साथ हमें हमारा आंसर चूज करना है। ऑप्शन नंबर ए है ज्योतिरिंद्रनाथ टैगोर। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। ये दिए गए हैं सूची 1 में अक्षिप्तिक, कुमुदिवित, झंपा ताल और करुला। और सूची 2 में श्रुति, अनुद्रता, गमक, अल्पना। तो इनमें से हमारे सही विकल्प चूज करने हैं हमने। तो देखिए चूज करना है, पहले मैच कीजिए फिर देखिए आपका आंसर क्या आता है। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था अगर आपका 1 या 2 आपको ऑप्शन सही मिल रहे हैं तो आप उसको बिल्कुल आराम से हमारे आंसर हमें मिल जाएंगे। देखिए अक्षिप्तिक होती है अल्पना, कुमुदवित श्रुति का नाम है, गज जंपा अनुद्रता है, कुरुल है गमक 1। तो इसका आंसर हो गया 4, 1, 2 और 3। हमारा ऑप्शन नंबर है 4, 1, 2, 3, ऑप्शन नंबर ए। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 18 पर 18 नंबर क्वेश्चन पर आगे हैं। निम्नलिखित में से लोक संगीत के 2 ताल वाद्यों को चुनना है। इनमें से लोक संगीत के 2 ताल वाद्यों को चुने। 2 ताल वाद्य बताने हैं, कामडोलू, वीणा कुंजू, चक्कल, तुमुक्कू और नंदुनी। इनमें से 2 ताल वाद्य जो हैं उनके नाम बताने हैं, 1 और 5, 2 और 4, 1 और 4 या 2 और 5। तो आपको सही आंसर चूज करना है यहाँ पर। तो देखिए एक तो होता है कामडोलू और दूसरा होता है तुमुक्कू, ये होते हैं। और हमारा आंसर हो गया सी, ये लोक संगीत के ताल वाद्य हैं। इसके बारे में अगर आपने डिटेल से स्टडी करनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको मैं अपने चैनल पर बिल्कुल डिस्क्राइब करके इसको मैं आपको समझाऊंगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन वाग्यकारा नहीं है? वाग्यकार नहीं है त्यागराज, श्यामा शास्त्री, गोपाल कृष्ण भारती, AP बाला सुब्रमण्यम। और कल के एग्ज़ाम जो मैंने कल आपको जो क्वेश्चन पेपर सोल्व करवाया था उसके अंदर भी ऐसा एक क्वेश्चन था। तो देखिए जो हमारा जो आंसर बन रहा है वही है SP बाला सुब्रमण्यम। यही तो कल हमारा आंसर था। देखिए क्वेश्चन रिपीट होते हैं, मैंने आपको कहा था क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। जो कल हमारा क्वेश्चन पेपर था उसी के अंदर भी ये क्वेश्चन दिया गया था और आज भी आपके सामने जो क्वेश्चन पेपर मैं सोल्व करवा रहा हूँ उसमें भी ये आया है। यानी कि 2023 और 2020 में दोनों में ये आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से मार्ग ताल चुने। आपको इसमें से मार्ग ताल बतानी है कौन सी है। रति लीला, गज लीला, संपद वेष्टका और त्रिभिन्ना। ऑप्शन दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। ऑप्शन ए रति लीला, गज लीला, संपद व्यष्टका और त्रिभिन्ना।
इनमें से आपको मार्गताल बतानी है, कौन सी है मार्गताल। तो ये जो बड़ा ही डिफिकल्ट सा नाम है ना, ये संपद व्यष्ट का, यही हमारा आंसर है, मार्गताल यही है। पंचम की दूरी है, बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन। ये मैंने थ्योरी में आपको बड़ा सुंदर तरीके से समझाया था कि षडज से 13वीं श्रुति, षडज से 9वीं श्रुति, षडज से 12वीं श्रुति या षडज से 5वीं श्रुति, पंचम की दूरी है। षडज से, तो हमारा आंसर देखिए यहाँ पर, षडज से 13वीं श्रुति पर पंचम स्थित होता है। 13वीं श्रुति पर, मतलब षडज की 4 श्रुतियाँ हो गई, 1 2 3 4, उसको छोड़ दीजिए। उसके बाद में षडज जहाँ पर चौथी श्रुति के ऊपर बैठा है, और ये पंचम जो होता है 17वीं पर, तो 17 में से 4 घटाएंगे तो रह गए 13। षडज से 13वीं श्रुति पर हमारा आंसर क्लियर हमें पता लग रहा है। आगे देखिए, जत ताल की तिगुन का एक पल्ला कुल कितनी मात्राओं का होता है? जत ताल की तिगुन का एक पल्ला, तिगुन का पल्ला बताना है, थोड़ा मैथमेटिकल है ये, आप इसको सोल्व करके देखिएगा। मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ। इसका आंसर देखिए, पहले ऑप्शन पढ़ते हैं। 10 सही 2/3, 5 सही 3/3, 5 सही 1/3, 5 सही 2/3। तिगुन का पूछा गया आपसे, तिगुन का मतलब 1/3 वाला ही आंसर आएगा, तो 5 सही 1/3 आ रहा है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। श्रुति जाति आयता है, श्रुति जाति आयता है। ए देदीप्यमान, बी करुणा, सी मृदु या डी तानना। इसमें से आपको आंसर चूज करना है कि आयता क्या है। तो श्रुति जाति आयता है तानना। मैंने आपको श्रुतियों के अंदर भी ये बताया था, श्रुतियों के बारे में, एक एक श्रुति के बारे में आपको बताया था। हमारे जो लेसन नंबर चैप्टर नंबर 2 हमने किया, उसके अंदर हमने इसके बारे में डिटेल से पढ़ा था। तो आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। संवादी स्वर है, संवादी स्वर बताना है आपने। षडज कोमल ऋषभ, षडज तीव्र निषाद, षडज पंचम, षडज तीव्र ऋषभ। तो ये नॉर्मल पूछा गया है, किसी स्पेसिफिक राग का नहीं पूछा आपसे कि संवादी कौन सा, कौन से स्वर के साथ कौन सा संवाद बनता है, आपने वो बताना है इसमें। तो देखिए, षडज पंचम का संवाद होता है, कभी कोमल ऋषभ का संवाद आपने पढ़ा, तीव्र निषाद और तीव्र ऋषभ, इसके बारे में हमने कभी नहीं पढ़ा। तो षडज पंचम का संवाद होता है। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित दिए गए स्वरों की संख्या को बढ़ते क्रम में क्रमबद्ध करें। बढ़ते क्रम में देख लीजिए, बढ़ते क्रम में, तो बढ़ता क्रम क्या होता है इसके बारे में हमने पढ़ना है। हमारा ऑप्शन षाडव ओडव संपूर्ण, संपूर्ण ओडव षाडव, ओडव षाडव संपूर्ण, ओडव संपूर्ण षाडव। तो देखिए, बढ़ता क्रम बताना है। सबसे पहले ओडव षाडव के बारे में आपको क्लियर होना चाहिए। मैं फिर भी यहाँ पर बता देता हूँ, मेरे लेक्चर्स में भी आएगा, मिल जाएगा आपको ये, बट मैं यहाँ आपको ये क्लियर कर दूँ कि देखिए, षाडव जो होता है 6 स्वरों का, ओडव होता है 5 स्वरों का, और संपूर्ण मतलब 7 के 7 स्वर। तो सबसे पहले क्या हो गया, ओडव आ गया, फिर आ गया षाडव, फिर आएगा संपूर्ण। पहले ओडव, फिर षाडव, फिर संपूर्ण। तो नंबर 3 हमारा सही होना चाहिए। 25 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मंद्र किसका लक्षण है? मंद्र किसका लक्षण है? ताल, वर्ण, गीति या जाति। तो मंद्र किसका लक्षण है, हमने ये बताना है। 26 नंबर, मंद्र किसका लक्षण है? तो ये है जी, जाति का लक्षण है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। साथ के साथ आप अपने आंसर्स का भी आकलन करते रहिएगा, आपको पता लग जाएगा कि आपने कितने आंसर सही दिए और कितने आपके गलत हुए। जो गलत हुए आपने उनको करेक्ट करना है, ताकि आपकी नॉलेज कभी भी गलत ना जाए। आइए क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। प्रतिग्रहणिका, स्थायी भंजिका, रूपक भंजनी किसके भाग हैं? रूपकालाप, रागालप्ति, रागालाप या स्वस्थान नियम। ये जो आपको ऊपर नाम दिए गए हैं, ये किसके भाग हैं, आपको ये बताना है। तो ये हैं रूपकालाप के भाग हैं। आंसर नंबर ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। आपको ये एक स्वर समूह दिया गया है, देख लीजिए, किस राग को दर्शाता है ये बताना है हमने। ये स्वर समूह जो आपको ये दिया गया है, ये किस राग को दर्शाता है? कोमल रे, कोमल धा, मध्यम तीव्र, ललित, बिहाग, बसंत या परज। आपके ऑप्शन दिए गए हैं ललित, बिहाग, बसंत या परज। आपको बताना है कि किस राग को दर्शाता है।
तो ये है जी परज राग का टुकड़ा, देख लीजिए परज राग। नेक्स्ट बढ़ते हैं, कोड किसे कहते हैं? कोड किसे कहते हैं? स्वर को 4 बाद दोहराया जाना, मतलब 4 बार आएगा यहाँ पे, ये जो आपका प्रिंटिंग मिस्टेक है थोड़ा सा। स्वर को 4 बार दोहराया जाना, 2 या 2 से अधिक स्वरों का एक साथ बजाया जाना, आरोही स्वर में गति को धीमी रखना, या एक मात्रा में 8 स्वरों का बजाया जाना। तो कोड किसे कहते हैं हमने ये बताना है। तो देखिए 2 या 2 से अधिक स्वरों का एक साथ बजाया जाना ही कोड कहलाता है। नेक्स्ट, मेजर माइनर कोड के बारे में आपने पढ़ा होगा, थोड़ा सा अगर नहीं पढ़ा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मैं इसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, राग नायकी कानड़ा में कौन सा सही नहीं होता है? नायकी कानड़ा, थाट काफी, पावादी, रे संवादी, रे पासंगति और जाति शाड़व। आपको बताना कि कौन सा सही नहीं है। ये क्वेश्चन पढ़ते टाइम आप ये थोड़ा ध्यान रखें कि नहीं या हाँ में पूछा जाता है जो क्वेश्चन, वो हमारा कई बार क्या होता है कि कौन सा सही पढ़ लेते हैं, नहीं छोड़ देते हैं। तो क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ना है, फिर ऑप्शंस को देखना है, उसके बाद हमने अपना उत्तर देना है। देखिए नायकी कानड़ा का राग थाट काफ़ी होता है, बिल्कुल सही है। रेपा की संगति होती है और उसकी जाति भी शाड़ब होती है, बट ये जो पवादी रे संवादी है ये नहीं होता। तो हमारा इसका आंसर होगा पवादी रे संवादी नहीं होता है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, फारसी भाषा में राग दर्पण का अनुवाद, फारसी भाषा में राग दर्पण का अनुवाद किसके द्वारा किया गया? आचार्य बृहस्पति, रामामात्य, फकीरुल्लाह, राजा नवाब अली। इनमें से किसने फारसी भाषा के अंदर राग दर्पण का अनुवाद किया था? आंसर दीजिए जल्दी से। तो इसका आंसर है जी फकीरुल्लाह, इन्होंने फारसी भाषा में किया था। इनका नाम भी उस तरह से हमें दिखाई दे रहा है हमारे पास। देखिए कुछ थोड़ा आपको आइडिया भी लगाना पड़ता है, कुछ चीज़ें हमें याद हो भी जाती हैं, कई बार हम चीज़ों को याद नहीं रख पाते, तो हमें कुछ आइडियाज़ लेके चलने हैं, तो हमारे पास ट्रिक्स भी होनी चाहिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। कौन सा राग तोड़ी थाट से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए मुल्तानी, बी भोपाल तोड़ी, सी बिलास खानी तोड़ी और डी मालकोंस। ऐसा क्वेश्चन हमने पिछला जो हमारा क्वेश्चन पेपर था उसके अंदर भी किया था, तोड़ी थाट से संबंधित। तो एक कुछ सेम क्वेश्चन होते हैं, उनको 2-2 बार लिख लेना चाहिए हमें, 2 से 3 बार लिख के चेक करो कि हमारा आंसर क्या आ रहा है। तो ऑप्शन मुल्तानी, भोपाल तोड़ी, बिलासखानी तोड़ी और मालकोंस, इनमें से हमें अपना सही आंसर चूज करना है। तो हमारा जो मुल्तानी है तोड़ी थाट से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, तेनक का संबंध है। तेनक का संबंध है टप्पा से, तराना से, प्रबंध से या फिर ख्याल से। तेनक किसके अंदर यूज होता है, किससे संबंध है इसका? देखिए तेनक एक प्रबंध से संबंधित है, तेनक प्रबंध से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। किस ग्रंथकार ने प्रथम बार भरत के 2 विकृत स्वरों के स्थान पर 12 विकृत स्वरों का निरूपण किया? देखिए ग्रंथकार कौन सा है वो जिसने भरत के 2 विकृत स्वरों के स्थान पर 12 विकृत स्वरों का निरूपण किया? वेंकटमुखी, मतंग, शारंगदेव या अहोबल? कौन था वो? देखिए तो शारंगदेव ने किया था ये, इसका आंसर होगा सी। शारंगदेव ने भरत के 2 विकृत स्वरों के स्थान पर 12 विकृत स्वरों का निरूपण किया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35, हिंदुस्तानी संगीत पद्धति का शुद्ध धैवत स्वर कर्नाटक पद्धति में इस नाम से जाना जाता है? शुद्ध ध, कौशिक नी या षट श्रुति ध, कोमल ध, शुद्ध नी या चतुश्रुतिक ध। तो ये हमारे चारों ऑप्शन आप पढ़ लीजिए बड़े आराम से, उसके बाद में इसका हमने आंसर देना है कि हिंदुस्तानी संगीत का जो शुद्ध धैवत है वो कर्नाटक संगीत में कौन से नाम से जाना जाता है, हमने ये आंसर देना है। तो इसका आंसर होगा जी शुद्ध निषाद या चतुश्रुतिक ध। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जब किसी वस्तु में मुक्त कंपन एवं प्रेरित कंपन की आवृत्ति एक समान हो जाती है तो उसे कहते हैं? किसी वस्तु में मुक्त कंपन और प्रेरित कंपन की आवृत्ति एक समान होती है, उसे क्या कहा जाता है? सुसंवाद, अनुवाद, अनुरणन या प्रतिध्वनि? सुसंवाद, अनुनाद, अनुरणन या प्रतिध्वनि? आपका आंसर इसमें से
जो होगा अनुनाद कहलाता है वो। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 37, प्राचीन श्रुति स्वर व्यवस्था में यदि गंधार स्वर मध्यम की दो श्रुतियां ले लेता है तो वह कहलाता है। अगर देखिए प्राचीन श्रुति व्यवस्था थी जो, अगर गंधार स्वर है मध्यम की दो श्रुतियां ले लेगा तो वो कौन सा स्वर कहलाएगा? देखिए ऑप्शन है हमारे विकृत गंधार, शुद्ध गंधार, अंतर गंधार या कोमल गंधार। देखिए चारों ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको सही बताना है तो वो हो जाएगा जी अंतर गंधार। हमारा आंसर है अंतर गंधार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भरतकालीन मध्यम ग्राम श्रुति स्वर व्यवस्था में यह होता है। जो भरत के टाइम मध्यम ग्राम जो श्रुति व्यवस्था की गई थी, इसके बारे में अगर आपने डिटेल से पढ़ना है तो हमारा जो लेक्चर देखिए उसके अंदर आपको मैंने श्रुति स्वर व्यवस्था के बारे में अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है। तो क्या क्या ऑप्शन है? ऋषभ स्वर 7वीं से 6वीं एक श्रुति नीचे, पंचम स्वर 17वीं से 16वीं एक श्रुति नीचे, गंधार स्वर 9वीं से 10वीं एक श्रुति ऊपर, पंचम स्वर 17वीं से 15वीं एक श्रुति नीचे। तो मध्यम ग्राम जब बनाया गया था, मैंने आपको बड़े डिटेल से ये चीज़ समझाई थी कि मध्यम ग्राम जब बनाया तो पंचम को एक श्रुति नीचे कर दिया गया था, मतलब उसको पंचम को 17वीं श्रुति से 16वीं श्रुति पर स्थापित किया गया था, तब मध्यम ग्राम की व्यवस्था हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 39, किस ताल में खाली नहीं है? हमारे ऑप्शन है शिखर, पंचम सवारी, धमार या फरोदस्त। आपको ये बताना है कि कौन सी ऐसी ताल है जिसके अंदर खाली नहीं है, तो वो है शिखर ताल, जिसके अंदर खाली नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या सितार पर नहीं बजाया जाता? सितार पर नहीं बजाया जाता मींड, करंतन, जमजमा या फर्दगत। बड़ा ही टिपिकल सा क्वेश्चन है ये। मींड, करंतन, जमजमा या फर्दगत, सितार पर क्या नहीं बजाया जाता, आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर हमारा 40। तो देखिए जो फर्दगत है वो सितार पर नहीं बजाई जाती, मींड भी ली जाती है, जमजमा और करंतन, ये तीनों चीज़ें सितार में होती हैं, फर्दगत नहीं होता। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपको एक स्वर समूह दिया गया है, स्वर संगति दी गई है। देखिए ये स्वर संगति निम्न राग को दर्शाता है। कौन सी ये स्वर संगति कौन सी राग के अंदर आपको देखने को मिलती है? मारू बिहाग, बिहागड़ा, बिहाग या शंकरा। इसको गा कर जरूर देखा कीजिए आप, उसके बाद आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि आप कितना क्लोज हैं उस राग के। तो देखिए बिहागड़ा जो है उस राग में आती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, मियां अचपल किस घराने के संस्थापक माने जाते हैं? आगरा, मेवाती, जयपुर या दिल्ली। क्वेश्चन देखिए मियां अचपल के बारे में पूछा गया है। देखिए मियां अचपल हैं, दिल्ली घराने से संबंधित हैं। हमारा ऑप्शन आएगा डी, दिल्ली घराने के संस्थापक हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, किस राग को देश और बागेश्वरी दोनों अंग से प्रस्तुत किया जाने की परंपरा है? देश और बागेश्वरी दोनों अंग से बजाया जाता है। कौन सी राग है? रागेश्वरी, झंझोटी, गोरख कल्याण या जय जयवंती। ये बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है आपके लिए। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? तो देखिए जय जयवंती है। जय जयवंती ऐसी राग है जिसको देश अंग से भी गाया बजाया जाता है और बागेश्वरी दोनों से इसको प्रस्तुत कर सकते हैं हम। 9 तारों वाली उस वीणा का नाम क्या है? 9 तारों वाली, पहले तो ये ध्यान रखना है, जिसका उल्लेख रामायण में किया गया था। 9 तारों वाली कौन सी वीणा है जिसका उल्लेख रामायण में किया गया था? स्वर तंत्रिका, विपंची, नवतंत्री या चित्रा। देखिए यहाँ पर आपको ये नवतंत्री ऑप्शन है ना, बहुत ही पजल करने के लिए दिया है। सब भागेंगे 9 तार नवतंत्री, पर ये हमारा ऑप्शन सही नहीं है। हमारा आंसर बन रहा है विपंची। विपंची का जो उल्लेख है रामायण में आपको मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन संगीत वाद्य यंत्र का सर्वप्रथम सरल स्वरूप है? प्राचीन संगीत वाद्य यंत्र का सर्वाधिक सरल स्वरूप है। सर्वाधिक सरल स्वरूप बताना है। एक तारा, त्रितंत्री वीणा, लकड़ी की छड़ियां या ढोलक। प्राचीन संगीत वाद्य यंत्र बताना है जो कि सर्वाधिक सरल स्वरूप में था। तो हमारा लकड़ी की छड़ियाँ
सबसे पहले तो यही इजाद की गई थी, सर्वाधिक सरल ये ही थी। उस ध्रुव और चल वीणा में कितने तार थे जिस पर शारंगदेव ने श्रुति स्वर स्थान का विश्लेषण किया था? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। और ये देखिए, ध्रुव और चल वीणा कितने तार पूछे गए हैं इसमें, जिस पर शारंगदेव ने श्रुति स्वर का व्यवस्था की थी। 7/22, 12/22, 22/22 या 66/22। नाम भी ध्यान में रख लेना कि शारंगदेव ने जो की थी उसके बारे में पूछा गया है आपसे। तो हमारा जो आंसर है वो 22, 22 ध्रुव और चल वीणा के बारे में पूछा, कितने कितने तार थे? 22 तार थे जी उन पर, 22 तारों पर। इसके बारे में मैंने आपको लेक्चर में क्लियर किया था। एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि लेक्चर ज़रूर देखा करिए, लेक्चर में डिटेल से रीड कीजिए, नोट्स बनाइए और अपने जो आपका गोल है उसको हासिल कर लीजिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं, प्राचीन स्वर श्रुति प्रणाली में मध्यम स्वर में कितनी श्रुतियाँ प्रयुक्त होती हैं? प्राचीन स्वर श्रुति प्रणाली में मध्यम स्वर में कितनी श्रुतियाँ प्रयुक्त होती हैं? तो हमारे ऑप्शन है 2, 3, 4 या 6। 2, 3, 4 या 6। मध्यम स्वर को 4 श्रुतियाँ दी गई थी जी, देखिए 4 श्रुतियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक मंत्रों के गायक किस नाम से जाने जाते थे? वैदिक मंत्रों के गायक, यह भी हमने पढ़ा हुआ है इसमें थ्योरी में। तो बताइए, सामग, स्तोभ, स्तोम या प्रतिहर्ता? देखिए मैंने थ्योरी में बिल्कुल डिटेल से समझाया है, जिसने वो क्लास अटेंड की है बड़े आराम से आंसर दे सकता है। तो देखिए हमारा जो इसका 48 का हमारा जो आंसर है वो है सामग। मैंने बताया था वैदिक मंत्रों का गायक जो होता है उसको सामग कहते हैं। फिर आ जाइए 49 नंबर क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से कौन ताल के 10 प्राणों की श्रृंखला में नहीं है? ताल के 10 प्राणों की श्रृंखला में जो नहीं है उसे हमने चूज करना है। ऑप्शन ए मार्ग, ऑप्शन बी यति, सी हुम्फित और डी क्रिया। कौन सा ताल के 10 प्राणों की श्रृंखला में नहीं है? जो हमारा इसका ऑप्शन है वो है जी हुम्फित। मार्ग भी होता है, यति भी होता है, क्रिया भी होती है ताल के 10 प्राणों में, पर हुम्फित नहीं होता। नेक्स्ट बढ़ते हैं 50 नंबर क्वेश्चन, वीणा पर स्वर स्थान। वीणा पर स्वर स्थान निर्देश के समय अहोबल ने कितने शुद्ध और विकृत स्वरों का उल्लेख किया है? ए 7 शुद्ध और 5 विकृत, बी 7 शुद्ध 7 विकृत, सी 8 शुद्ध 7 विकृत या डी 8 शुद्ध 13 विकृत। तो किसने अहोबल के बारे में पूछा गया है? अहोबल ने कितने शुद्ध और विकृत स्वरों का उल्लेख किया है? हमें इसका आंसर देना है। तो आइए इसका आंसर जो होगा हमारा वो होगा 7 शुद्ध हैं और 5 विकृत स्वरों के बारे में उन्होंने उल्लेख किया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, मध्यम ग्राम में षडज की श्रुतियां हैं। मध्यम ग्राम में षडज की श्रुतियां पूछी हैं 4, 6, 3, 2। सभी को आंसर इसका पता है, तो बिल्कुल इसका आंसर होगा 4, 4, 3, 2, 4, 3, 4, 2। उसकी व्यवस्था ये होती है। ध्वनि शास्त्र के अनुसार, किसके अनुसार? ध्वनि शास्त्र के अनुसार षडज मध्यम के बीच का 9 श्रुति अंतर गणित की दृष्टि से है। अब ये 9 श्रुतियों का अंतर गणित की दृष्टि से क्या है? थोड़ा मैथमेटिकल हो गया आपके लिए। 3/2, 2/1, 4/3 या 16/15। तो हमारा जो इसका आंसर है वो है जी 4/3। सोल्व करके देख लीजिएगा, इसका आंसर यही मिलेगा आपको। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, आधुनिक उत्तर भारतीय संगीत का शुद्ध गंधार अहोबल के किस स्वर का समकक्ष है? अहोबल के किस स्वर के समकक्ष है, हमने ये बताना है। कौन सा शुद्ध गंधार? तीव्रतर गंधार, तीव्रतम गंधार, तीव्रतर ऋषभ, अति तीव्रतम गंधार। तो इसका सही आंसर आपने बताना है। तो आइए इसका सही आंसर देखते हैं क्या है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, तीव्रतर गंधार। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस वाद्य में क्रंतन का प्रयोग किया जाता है? क्रंतन, अभी हमने पढ़ा था ये क्वेश्चन। अगर आपने उस क्वेश्चन को ध्यान से देखा है तो इसका आंसर बिल्कुल साफ आपके सामने आपको दिखाई दे रहा है। क्रंतन मैंने बताया था सितार पर होता है, हमें ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट
माई म्यूज़िक माई लाइफ के लेखक कौन है? मैंने ये आपको बिल्कुल हमारे लेसन के अंदर क्लियर किया था। लेक्चर नंबर 2 देखिए, माई म्यूज़िक माई लाइफ के लेखक कौन है? C.R. डे, फोकस स्ट्रैंगवेज, रविशंकर या विलार्ड विलियम जोन्स। माई म्यूज़िक माई लाइफ जो लिखी गई है उसके लेखक कौन हैं? तो मैंने बताया था आपको जो रविशंकर हैं इसके लेखक हैं। बढ़ते हैं 56 नंबर क्वेश्चन की तरफ। किस भारतीय संगीत के संगीतज्ञों को भारत सरकार ने भारत रत्न से सम्मानित किया है? भारत रत्न से किसे सम्मानित किया गया? पंडित शांता प्रसाद, उस्ताद अब्दुल करीम खां, पंडित भीमसेन जोशी, विद्वान G.N. बाला सुब्रमण्यम। तो भीमसेन जोशी जी को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। मुंबई में वृंदावन गुरुकुल की स्थापना किसके द्वारा की गई? मुंबई के अंदर जो देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाकर फिर से पूछ लिया जाता है। अब आपसे ये पूछा गया कि मुंबई में वृंदावन गुरुकुल की स्थापना किसने की? क्वेश्चन तो ये भी हो सकता है कि वृंदावन गुरुकुल की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो उसका आंसर होगा मुंबई, या उसका नाम देकर आपसे पूछा जा सकता है इन्होंने कहाँ पर वृंदावन गुरुकुल की स्थापना की। क्वेश्चन को दोहराया जा सकता है, इसलिए आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड किया कीजिए। तो ऑप्शन है हमारे पंडित जसराज, अरविंद पारिक, हरि प्रसाद चौरसिया और डी है किशोरी आमोनकर। तो हमारा आंसर है वृंदावन जो गुरुकुल की स्थापना की थी वो थी हरि प्रसाद चौरसिया जी द्वारा। नेक्स्ट, षडज मध्यम संवाद के अनुसार सही संयोजन को चुनिए। षडज मध्यम संवाद के बारे में पढ़ना है आपने। सा ग रे प ग नी प सा या म सा। निम्नलिखित जो विकल्प दिए गए हैं 1 और 3, 4 और 5, 2 और 4 या 2 और 5। तो आइए इनके जो देखते हैं हम सही संयोजन चुनना है हमने। तो देखिए रेपा और पासा ये जो है इसका सही है, यानी कि 2 और 4। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। मध्यम षडज मध्यम जो संवाद है उसके अनुसार रेपा और पासा संवाद सही बनता है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। मसीद खानी गत के लिए कौन सा सही है? मसीद खानी गत 12वीं मात्रा से शुरू होता है। दिरदारा दादारा बोल को प्रयोग किया जाता है। दिर दादा बोल का प्रयोग किया जाता है। चौगुण अठगुण लय की तान या तोड़ा प्रयोग किया जाता है। झाला का प्रयोग अंत में किया जाता है। क्वेश्चन को अगर आपने रीड कर लिया है तो इसके विकल्प देखिए 1, 2 और 4, 2, 3 और 5, 1, 3 और 4, 2, 4 और 5। बड़े आराम से इसको क्वेश्चन को आप रीड किया कीजिए फिर आंसर दिया कीजिए। तो हमारा जो देखिए मसीद खानी गत के बारे में पूछा गया है, ये 12वीं मात्रा से शुरू होता है। बिल्कुल होता है जी। फिर दिरदारा दादारा बोल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, 1, 2 किस में है? 1, 2 देखिए यहीं से विकल्प निकल गया आपका 1, 2 और 4। चौगुण अठगुण लय की तान या तोड़ा प्रयोग किया जाता है। देखिए अगर आपको 1 या 2 विकल्प सही मिल जाते हैं तो आप पहले आंसर की तरफ भागा कीजिए। आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप जल्दी से जाकर अपने विकल्पों को देखा कीजिए कि उसमें आपका विकल्प अगर मैच हो रहा है तो नेक्स्ट आपको देखने की जरूरत भी नहीं पड़ती। मैं कहता हूँ एक बार देख जरूर लीजिए, बट फिर भी एक आइडिया हो जाता है कि हमारा आंसर सही है या नहीं। तो राग जयजयवंती के संदर्भ में क्या सही है? राग जयजयवंती के संदर्भ में क्या सही है? खमाज थाट, वादी रे, संवादी प, दिन के दूसरे पहर में गायन वादन, दोनों मध्यमों का प्रयोग, दोनों गंधारों का प्रयोग। कल जो हमने क्वेश्चन पेपर सोल्व किया था, जो 100 क्वेश्चन किए थे, उसके अंदर ये आपको क्वेश्चन मिलेगा, पर उसकी थोड़ी शब्दावली अलग थी। पर ये जयजयवंती के बारे में ही क्वेश्चन पुट किया गया था उसके अंदर। तो देखते हैं क्या है। 2, 3 और 4, 1, 2 और 5, 1, 2 और 3, 3, 4 और 5। तो हम थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं कि क्या हमारा आंसर बन रहा है।
देखिए जय जयवंती खमाज थाट से उत्पन्न है, ये हमारा सही है। इसका वादी रे और संवादी पा होता है, ये भी हमारा सही है। 1 2 किसके अंदर, 1 2 और 3 इसके अंदर आ गया, मतलब ए विकल्प बाहर हो गया और डी विकल्प हमारा बाहर हो गया, मतलब बी और सी में से सही आंसर होगा। तो बी के अंदर देखिए दिन के दूसरे प्रहर में गाया जाता है, नहीं होता। दोनों मध्यमों का प्रयोग नहीं होता जी, मध्यमों का प्रयोग नहीं, दोनों गंधारों का प्रयोग होता है। 1 2 और 5 हमारा आंसर नंबर बी करेक्ट है। देखिए आगे बढ़ते हैं। इनमें पूर्वी थाट के अंतर्गत राग है, पूर्वी थाट के अंतर्गत राग पूछा गया है। परज, श्री, पुरिया, कल्याण या सोहनी। आपको पूर्वी थाट के अंदर जो राग आते हैं उनके बारे में बताना है। देखिए पूर्वी थाट में पुरिया कल्याण तो नहीं आता, ये तो आंसर हमारा बाहर हो गया। परज आता है और श्री, श्री भी आता है, तो सोहनी भी नहीं आता, मतलब 1 और 2 किसमें, देखिए बी हमारा ऑप्शन सही है। इनमें दिन के तृतीय पहर में प्रस्तुत किए जाने वाले राग हैं। दिन के तृतीय पहर में, दिन का जो तीसरा प्रहर है उसके अंदर कौन कौन से राग प्रस्तुत किए जाते हैं। चंद्रकोंस, मुल्तानी, पटदीप या हिंडोल। चंद्रकोंस, मुल्तानी, पटदीप या हिंडोल। ऑप्शन देखिए 2 और 4, 1 और 2, 1 और 3 और 2 और 3। आपके ऑप्शन आपने चूज करने हैं तीसरे पहर में प्रयुक्त होने वाले, दिन के तीसरे पहर में बताना है भाई। देखिए चंद्रकोंस नहीं होता, मुल्तानी होता है, पटदीप होता है, हिंडोल नहीं होता, यानी कि 2 और 3। सेकंड और थर्ड ऑप्शन हमारा सही है, तो ऑप्शन नंबर जो लास्ट हमारा डी वो बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। 3 ताली और एक खाली वाले जो ताल हैं वो तालें कौन सी हैं। 3 तालियां हो और जिसमें 1 खाली हो, तो देखिए ऐसी ताल, 3 ताल तो आपको पता ही है, एक बाकी और देख लीजिए। चलो फिर भी ऑप्शन देखते हैं। जप ताल, रूपक, 3 ताल, 1 ताल। मैंने अभी आपको बताया कि 3 ताल तो होता है, मतलब हमारा जो थर्ड जो इसके अंदर आ रहा है वो तो है, मतलब ए ऑप्शन में तीसरा नहीं आता और डी के अंदर 3 नहीं है, 2 और 3 और 1 और 3। तो देखिए 2 रूपक के अंदर 3 तालियां नहीं आती, ये भी बाहर है, तो झपताल में आती हैं। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो गया। 63 नंबर का हमारा हो गया सी। नेक्स्ट बढ़ते हैं 64 नंबर क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से बिदारी की श्रेणी में आने वाली रचनाओं को इंगित करें। बिदारी, उद्ग्रह, ध्रुव, मेलापक और अंतरा। आपके विकल्प आगे दिए गए हैं 1 और 2, 3 और 4, 1 2 और 3, 1 2 3 और 4। तो आपने इनमें से चूज करने हैं ऑप्शन राइट। तो देखिए बिदारी की श्रेणी में आने वाली रचनाओं कौन सी होती हैं। 64 नंबर क्वेश्चन हमारा ऑप्शन देखिए ये चारों ही आती हैं, उसमें उद्ग्रह भी आते हैं, ध्रुव भी, मेलापक भी और अंतरा भी, मतलब 1 2 3 4। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। निम्नलिखित में से प्राचीन ग्रंथोक्त पुष्कर वाद्यों को इंगित करें। पुष्कर वाद्य कौन से होते हैं उनके बारे में बताना है। मृदंग, पणव, दुर्दुर और तुंडकिनी। थोड़े डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन हैं ये, बड़ा सोच समझकर आपको आंसर इनका देना पड़ता है। अगर एक आधी चीज़ के बारे में भी नॉलेज है तो आप इस क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर देंगे। मृदंग पुष्कर वाद्यों में आता है, पणव भी पुष्कर वाद्यों में है, दरदुर भी होता है, तुंडकिनी नहीं होता, यानी 1 2 और 3। हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है जी। नेक्स्ट बढ़ते हैं 66 नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से अनिबद्ध गान की श्रेणी में आने वाली रचनाओं को इंगित कीजिए। अनिबद्ध गान के बारे में मैंने आपको लेक्चर में बहुत अच्छे से क्लियर किया है, तो आइए बढ़ते हैं ऑप्शन की तरफ। अक्षिप्तिका, आलाप्ति, रागालाप और रूपकालाप। तो इसमें हमारे नेक्स्ट ऑप्शन बन रहे हैं 1 और 4, 2 और 3, 2 3 और 4, 1 3 और 4। तो आइए देखते हैं हमारे जो राइट आंसर जो बन रहा है हमारा
अक्षिप्तिका तो नहीं होती, अलाप्ति, रागालाप और रूप का लाप, 2, 3 और 4, 2, 3 और 4 नंबर, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ। निम्नलिखित में से संगीत रत्नाकर ने वर्णित उत्तम वाग्यकार के लक्षणों को इंगित करें। अब मैंने आपको बड़े ही अच्छे से तैयारी करवाई थी ग्रंथों के बारे में, तो संगीत रत्नाकर के बारे मैंने आपको कई बार बता दिया। तो संगीत रत्नाकर के बारे में मैंने आपको कई बार बताया, तो आपने सबसे पहले कमेंट बॉक्स में ये आंसर राइट करना है कि संगीत रत्नाकर के रचयिता कौन थे। ठीक है, ये आपका आंसर कमेंट में होना चाहिए। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं ऑप्शन की तरफ। देश स्थित चातुर्य, अभिधान प्रवीणता, निमीलक या प्रसारी, इनमें से आपने सही विकल्प चूज करने हैं। 2 और 3, 3 और 4, 1 और 4, 1 और 2। तो आइए, संगीत रत्नाकर ने वर्णित उत्तम वाग्यकार के लक्षणों को बताना है। उत्तम वाग्यकार, तो देखिए, एक तो हमारा ये ऑप्शन फर्स्ट, देश स्थित चातुर्य, और हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही है, और इसके साथ में अभिधान प्रवीणता होती है उसमें। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो गया, यानी कि 1 और 2। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ। निम्नलिखित में से मध्यम ग्राम के, देखिए मध्यम ग्राम के षडज मध्यम भावी संवाद को इंगित करें। षडज मध्यम भावी संवाद को इंगित करें। तो हमारे जो ऑप्शन है रे, प, ग, ध, म, नी और रे, धा, मैंने उसके अंदर संवाद आपको बताए थे कि मध्यम जो ग्राम है उसके अंदर कौन कौन से संवाद किस तरह कौन कौन से स्वरों के साथ होते हैं, ये मैंने लेक्चर में क्लियर किया हुआ है। आइए विकल्पों की तरफ बढ़ते हुए देखते हैं। 1 और 2, 2 और 3, 1 और 4, 1 और 3, यानी कि हमने इसमें से संवाद जो हैं सही चूज करने हैं। आइए 68 नंबर का आंसर देखते हैं। देखिए, रेपा संवाद होता है, गदा संवाद उसके अंदर नहीं है, और मानी होता है, यानी कि 1 और 3, 1 और 3 ऑप्शन है हमारा डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट है। फिर क्वेश्चन नंबर 69 पर आते हैं। निम्नलिखित में से किन पुस्तकों में पुलुस्कर पद्धति से स्वरांकन किया गया? पुलुस्कर पद्धति, विष्णु दिगंबर पुलुस्कर, उनके अनुसार कौन कौन सी पुस्तकों में स्वरांकन किया गया, ये देखना है हमने। राग विज्ञान, अभिनव गीतांजलि, संगीतांजलि या क्रमिक पुस्तक मालिका। हमारे ऑप्शन है 1, 2, 2, 4, 1, 4 और 1, 3। तो देखिए किस किस में इस पद्धति का यूज़ किया गया है। हमने सही आंसर चूज़ करना है। राग विज्ञान और संगीतांजलि में स्वरांकन इस तरह से किया गया है, यानी कि हमारा डी ऑप्शन है 1 और 3, ये करेक्ट होता है। आगे 70 नंबर क्वेश्चन। सूचियां दी गई हैं हमें 2, इनको सुमेलित करना है। पहली सूची में पंचम, मध्यम, ऋषभ और गंधार। सूची द्वितीय, कृष्ण, तृतीय, प्रथम। अब देखिए, अगर आपने वो पढ़ा था कि सबसे पहले कौन सी श्रुति मिली, उसके बाद में कौन सी मिली, उनका नाम बताया था, मैंने बताया था ना, संख्यात्मक नाम मिले थे हमें, तो ये उसके बारे में था। हमारे लेक्चर नंबर 1 में ही आपको ये मिल जाएगा कंटेंट। तो आइए बढ़ते हैं आंसर की तरफ। आंसर क्या होता है? देखिए, सबसे पहले क्या मिला था हमें? पंचम कृष्ट और मध्यम प्रथम। मध्यम का नाम क्या था? प्रथम। ऋषभ का क्या था? तृतीय। और गंधार द्वितीय। मैंने आपको ये क्लियर किया था उसके अंदर। तो हमारा इसमें आंसर बन रहा है 2, 4, 3 और 1। 2, 4, 3, 1, ये रहा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। सूची 1 को 2 से सुमेलित करना। देखिए, इस तरह के 5 से 7 क्वेश्चन बड़े ही आराम से आपको देखने को मिलते हैं सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करने वाले। तो इन क्वेश्चंस का ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करें।
आइए देखते हैं सूची 1 में क्या है। परे संगति, खमाज थाट, औडव संपूर्ण, म सा वादी संवादी। अब इनको इनसे मैच करना है। गोड मल्लार, अहिर भैरव, छाया नट, कोमल ऋषभ, आसावरी। आइए देखते हैं हमारे आंसर क्या बन रहे हैं इसके अंदर। तो देखिए पारे जो संगति है, पारे संगति छाया नट के अंदर होती है और खमाज थाट जो है गोड मल्लार, खमाज थाट के अंदर जो राग आती है वो गोड मल्लार। फिर है जी औडव संपूर्ण, औडव संपूर्ण है जो कोमल ऋषभ आसावरी, और मासा वादी संवादी होते हैं हमारे अहीर भैरव के। तो हमारा ऑप्शन हो गया 3 1 4 2, 3 1 4 2। देखिए यहीं क्लियर हो गया। ऑप्शन जो हमारा सी बिल्कुल सही है इसका। फिर 72 नंबर क्वेश्चन, वही क्वेश्चन सूची 1 और 2 का। अब नेम बताने हैं, इनमें क्या क्या महारत इन्होंने हासिल की रखी है। सतीश व्यास, बुद्धादित्य मुखर्जी, शोभा गुरटू और रोनू मजूमदार बांसुरी, उपशास्त्रीय गायन, संतूर सितार। बताने भी कौन कौन किस किस में पारंगत है उसके बारे में हमने आंसर देखना है। देखिए सतीश व्यास जी संतूर बजाते हैं। देखिए पहले का थर्ड किस में, देखिए सी के अंदर। देखिए सी जो हमारा 72 नंबर का सी ऑप्शन सही हो गया। पर फिर भी हम देखते हैं बुद्धादित्य मुखर्जी किस में महारत हासिल है इनको, सितार के अंदर। शोभा गुरटू जी उप शास्त्रीय गायन में, और रोनू मजूमदार बांसुरी। तो हमारा आंसर नंबर सी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं 73 नंबर क्वेश्चन की तरफ। सूची 1 और 2 का मिलान। ठुमरी, ध्रुपद, मसीद खानी, गत और सादरा। इसमें सूची 2 में दिया गया सूलताल, झपताल, जत्ताल और विलंबित 3 ताल। आइए देखते हैं। देखिए ठुमरी है जत ताल में गाई जाती है, ध्रुपद सूल ताल के अंदर, मसीद खानी गत विलंबित 3 ताल, और सादरा झप ताल। आंसर हुआ हमारा 3 1 4 2, 3 1 4 2। आंसर नंबर बी हमारा करेक्ट है, 3 1 4 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 74, सूची 1 2। घूमट, तुम्बकनर, चंडा और धाक बंगाल, गोवा, जम्मू कश्मीर और केरल, तमिलनाडु। हमने विकल्प सही से मैच करने हैं, तो मैच करने आइए देखते हैं। अगर इसमें आपको एक भी सही मिल गया ना, मतलब अगर पहला ही आपने सही चूज कर लिया, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट जाने वाला है। तो देखते हैं हमारा जो आंसर है क्या बन रहा है इसमें। देखिए घूमट गोवा, तो 2 किसका आंसर है देखते हैं इसमें। 2 3 4 1। अब आइए आगे भी देख लेते हैं। तुम्बकनर जम्मू कश्मीर, चंडा केरल और तमिलनाडु, और धाक बंगाल। यानी कि 2 3 4 1 हमारा जो आंसर नंबर ए सही है। तो इसी क्रम में बढ़ते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ। सूची 1 को 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 में दिए गए हैं आपको छंद, और सूची 2 में ये दिए गए हैं इनके अक्षरकाल। इन छंदों के इनके अक्षरकाल के अकॉर्डिंग इनको अरेंज करना है आपने। तो देखिए पहला जो छंद है गायत्री, दूसरा उसनिक, तीसरा जगती और फिर त्रिष्टुप। अब इनको इनके अक्षरकाल के अनुसार हम मैच करते हैं। आइए तो देखिए गायत्री का अक्षरकाल होता है 24, उसनिक का होता है 28, और जगती जो है उसका होता है जी 48, और त्रिष्टुप का रह गया 44। आपने ये अक्षरकाल याद कर लेने हैं, और हमारा जो आंसर बन गया 4 3 2 1, 4 3 2 1। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। कुछ आपको यहाँ पर स्वर समूह दिए गए हैं, और इनको इनकी रागों के अकॉर्डिंग इनको मैच करना है। तो आइए, अगर आपकी रागों की नॉलेज जो क्लियर है तो आप इसका आंसर दे पाएंगे। थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन उन्होंने गलत भी करवाने होते हैं स्टूडेंट से। 6 पर सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। कुछ यहाँ पर आपको स्वर संगतियाँ दी गई हैं, जिनको इनकी रागों के साथ आपने सुमेलित करना है। आइए ये देखिए, कुछ अगर आपने रागें पढ़ी हैं
तो उनकी अगर आपको नॉलेज है तो आप इस चीज़ को क्लियर कर पाएंगे। थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल ये बढ़ा देते हैं ऐसे क्वेश्चंस के अंदर, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस उन्होंने गलत भी करवाने होते हैं। नेट ऐसे थोड़ी क्लियर हो जाता है। आइए स्वर संगतियाँ देखते हैं। ध सा रे गा म रे, ये अभोगी कानड़ा, गा कोमल आ रहा है, अभोगी कानड़ा में होगा इसमें। तो हमारा जो ऑप्शन पहला है ए का 4 देखिए किस में है, ए का 4 आ रहा है ऑप्शन नंबर बी के अंदर। तो हमारा यहीं से ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। अगर कुछ एक रागों के बारे में नॉलेज है, उसमें स्वर कौन से कोमल है, कौन से तीव्र हैं, तो आपको वो जल्दी से क्लियर हो जाएगा। फिर देखते हैं आगे, फिर भी इसको सोल्व करते हैं। ये जो दिया गया है आगे, ध सा रे म नी ध, इसमें नी कोमल दिया गया है, ध सा रे म नी ध। तो ये हो गया गोरख कल्याण का टुकड़ा। ध सा रे म प ध दुर्गा, और रह गया एक झंझोटी। देखिए यहीं से क्लियर हो गया था आपका पहले से। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। सूची 1 को 2 से सुमेलित करते हैं। एलन डेनिलू, ई क्लीमेंटस, एच ए पोपली और स्वामी प्रज्ञानंद, इन्होंने कुछ जो बुक्स दिए हैं या कुछ इनके द्वारा इजाद किया गया उसको सूची 2 में रख दिया। अब इसके साथ इनको मैच करना है। हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूजिक, द म्यूजिक ऑफ इंडिया, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन म्यूजिक, नॉर्दर्न इंडियन म्यूजिक, ये इन्होंने बुक्स दिए हैं और इनके साथ में इनको हमने करना है मैच। तो आइए सही विकल्प के साथ में इनको मैच करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। देखिए जो एनएल डेनिलू थे उन्होंने नॉर्दर्न इंडियन म्यूजिक बुक दी थी, ठीक है, और क्लीमेंटस ने दी थी इंट्रोडक्शन, क्लीमेंटस इंट्रोडक्शन, इस तरह से इसको याद कीजिएगा। और पोपली जो है वो द म्यूजिक ऑफ इंडिया इन्होंने ये दी थी। और ये जो प्रज्ञानंद जी हैं इन्होंने हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूजिक दी थी। इसको थोड़ा सा ट्रिक से आप याद कर लेना। हमारा आंसर बन रहा है 4 3 2 1, 4 3 2 1, ये रहा सीधा। अगर हम एक भी चूज़ कर लेते थे, अगर डेनिलू की पुस्तक का नाम अगर आपको पता तो ये आपका ऑप्शन सही हो रहा था। आइए 78 नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अवनद, सुशीर और तत् के अनुसार कलाकारों का सही अनुक्रम चुनिए। अवनद, सुशीर और तत् मतलब जो कलाकार अवनद वाद्य और सुशीर वाद्य और तत् वाद्य बजाते हैं उनके अनुसार उनको रखना है। सबसे पहले अवनद वाद्य वालों को देखना है। अवनद वाद्य, देखिए अवनद वाद्य में आ जाते हैं। सबसे पहले जो है अवनद वाद्य किशन महाराज 2 में है। तो हमारा जो ए और सी तो हो गए बाहर। अब बी और डी में से चूज़ करना है। सुशीर वाद्य, देखिए सुशीर वाद्य में आ जाते हैं। इनमें देखिए अब्दुल हलीम जो है ये नहीं, सुशीर के नहीं है। देखिए महमूद धौलपुरी, ये सुशीर वाद्य के हैं। हमारा ऑप्शन डी क्लियर हो रहा है यहाँ से। और तत् वाद्य जो अब्दुल हलीम जाफर। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। 79 कोमल स्वरों की बढ़ती हुई संख्या से रागों का सही क्रम चुनिए। मतलब जिन रागों के अंदर कोमल स्वर कम लगते हैं उनको पहले रखा जाएगा और जिनके ज़्यादा लगते हैं वो लास्ट में आएंगे। बढ़ती हुई संख्या के अनुसार हमने इनको आगे रखना है। आइए हमारा ऑप्शन हम चूज़ करते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन है हमारा। सबसे देखिए अलैया बिलावल में निषाद कोमल होता है, यानी कि एक ही संख्या है, तो ये पहले आ जाएगी। सूहा में 2, जौनपुरी और बिलास खानी तोड़ी, है हमारा ऑप्शन नंबर ए ही सही हो रहा है। देखिए अलैया बिलावल और किसी में नहीं है पहले। अलैया बिलावल में निषाद जो है कोमल वो होता है, एक ही संख्या होती है, बढ़ती संख्या के अनुसार रखना था। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं 80 नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित संगीत ग्रंथों को इनकी रचना काल के बढ़ते हुए क्रम, मतलब जो सबसे पहले जो लिखा गया वो सबसे पहले आएगा और जो बाद में लिखा गया वो सबसे बाद में आएगा। तो चूज करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 80 हमारा। देखिए सबसे पहले की गई थी चतुर्दंड प्रकाशिका, ये जिसके अंदर है वो देखते हैं। ए और बी ऑप्शन में सबसे पहले, यानी कि सी और डी तो बाहर हो गए। चतुर्दंड प्रकाशिका सबसे पहले, फिर उसके बाद था संगीत परिजात, ये भी दोनों में है। फिर उसके बाद आता है संगीत राग कल्पद्रुम, तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होता है। कल्पद्रुम पहले लिखा गया था और आसफी बाद में, नाग माते आसफी बाद में। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन। ताल के निम्न अंगों में अधिक मात्रा से कम मात्रा के घटते क्रम में सही विकल्प चुनिए। अधिक मात्रा से कम मात्रा, प्लुत,
गुरु अणुद्रुत लघु, गुरु लघु अणुद्रुत प्लुत, अणुद्रुत लघु गुरु और प्लुत, प्लुत गुरु लघु और अणुद्रुत। इसके बारे में मैं डिटेल से आपके लिए एक वीडियो बनाने वाला हूँ, साथ में नेक्स्ट चैप्टर ही हमारा इसी चीज़ का है, तो उसमें ये सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। बट फिर भी अगर जिनको पता है वो हम इसको क्लियर करते हैं यहाँ पर। आइए क्वेश्चन नंबर हमारा 81। देखिए सबसे होता है प्लुत स्वर, सबसे पहले अधिक मात्रा से कम मात्रा, यानी सबसे ज़्यादा मात्राएं होती हैं प्लुत की, फिर गुरु की, फिर लघु की, फिर अणुद्रुत। देखिए गुरु और लघु तो सबको पता है कि पहले गुरु होगा उसके बाद लघु, तो हमारा आंसर नंबर डी जो है सही हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कम से अधिक मात्राओं के तालों को बढ़ते क्रम में सही विकल्प चुनिए। कम से अधिक मात्राएं, जिसमें सबसे पहले कम मात्राएं हैं, उसके बाद अधिक, बढ़ते क्रम में बताना है। तो देखिए जो दादरा ताल है उसमें कम मात्राएं होती हैं, दादरा ताल के बारे में पता है, तो दादरा, तो बाकी ये बी और डी तो हमारा हो गया बाहर। बट फिर मैं आपको डायरेक्ट इसका आंसर बता देता हूँ। जो दादरा है उसके बाद बसंत है, फिर फरोदस्त और लक्ष्मी। ऑप्शन नंबर इसमें सी हमारा सही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। वरिष्ठता के अनुसार सही अनुक्रम चुने, मतलब जो कि बड़े हैं, बड़े के अनुसार सही क्रम चुनना है। वरिष्ठता, वाजिद अली खान, अब्दुल करीम खान, रहीम अली खान या काले खान। अब ये चार दिए गए हैं आपको, चारों में देखना है आपने सबसे पहले वरिष्ठ कौन थे। तो देखिए सबसे वरिष्ठ थे रहीम अली खान। रहीम अली खान कहाँ है, ये रहा, डी 83 का डी, यहीं से हमारा क्लियर हो रहा है। सबसे पहले रहीम अली खान, फिर वाजिद अली खान, फिर काले खान और अब्दुल करीम खान लास्ट में। आइए निम्नलिखित नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित को गुरु शिष्य के क्रम में इंगित कीजिए। गुरु शिष्य के क्रम में बालकृष्ण बुआ, हस्सू खां, विनायक राव पटवर्धन और विष्णु दिगंबर पुलस्कर। तो गुरु शिष्य के क्रम में करना है। पहले गुरु कौन थे, उनके शिष्य कौन थे। देखिए सबसे पहले थे हस्सू खां जी, यानी कि दो ऑप्शन किस में आ रहा है, हमारा आ रहा है ए और सी के अंदर। ए और सी के अंदर 2 आ रहा है, मतलब हमारा जो ये बी और डी ऑप्शन है ये तो हमसे आउट हो गए। अब देखिए हस्सू खां जी के जो शिष्य थे वो थे बालकृष्ण बुआ, यानी कि 2-1 इसमें आ गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, ये भी आउट हो गया। देखिए मैं बता देता हूँ आपको, हस्सू खां जी के शिष्य थे बालकृष्ण बुआ, और बालकृष्ण बुआ के बाद में विष्णु दिगंबर पुलस्कर और लास्ट में विनायक राव पटवर्धन। तो 84 नंबर का हुआ ऑप्शन नंबर सी सही। नेक्स्ट 85 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं हम। निम्नलिखित संगीतज्ञों को उनके जन्म की वरिष्ठता के अनुसार इंगित कीजिए। अब देखिए जिनको इनकी जन्म डेट पता है, जो जन्म जिनका पहले हुआ, वो इसका सही उत्तर दे पाएंगे। फिर भी हम इस आंसर को देख लेते हैं। आइए, बीथोवन, मोजार्ट और यहूदी, मेनुहिन और बाख। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, बट फिर भी इसका आंसर हम खोज लेंगे। तो इसका बनता है जी, इसका मैं आंसर बता देता हूँ आपको, डी है 4-2-1-3। मतलब पहले बाख, उसके बाद में मोजार्ट, फिर बीथोवन और लास्ट में यहूदी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा वो कथन ए और कथन बी वाला आ गया। अभी कथन ए क्या कहता है, स्थाय के व्यवस्थित प्रयोग से राग का स्वरूप उभरता है। और तर्क कहता है कि स्थाय एक ऐसा स्वर समुदाय है जिसमें राग की विशेषता होती है। अब देखिए तर्क और अभिकथन और तर्क के अकॉर्डिंग हमारे जो विकल्प बनते हैं, ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है, आर सही नहीं है। ए सही नहीं है किंतु आर सही है। अब देखिए हमारा जो आंसर इसमें जो बन रहा है ना, पहले इन दोनों अभिकथन और तर्क को आप एक बार गौर से पढ़ के देख लीजिए, इससे ही आपको पता लग जाएगा आपका आंसर क्या है। यानी कि ये जो स्थाय के व्यवस्थित प्रयोग से राग का स्वरूप उभरता है, बिल्कुल उभरता है, ये बात सही है।
और स्थायक एक ऐसा स्वर समुदाय है जिसमें राग की विशेषता होती है, ये भी सही है। मतलब हमारा ऑप्शन जो ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है, ए बिल्कुल सही हमारा ऑप्शन है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ। नीचे दो विवरण दिए गए अभिकथन ए अभी और आर सेम क्वेश्चन जैसे पहले है। देखिए ए अभिकथन जो है, रागों के गायन वादन में वादी संवादी स्वरों का अत्यंत महत्व माना जाता है। और तर्क है, यह राग के गायन वादन समय निर्धारण में सहायक सिद्ध होती है। देखिए दोनों से ही आपको आंसर क्लियर हो जाना है। 87 नंबर क्वेश्चन गौर से देखिए। देखिए अभी मैंने अभिकथन पढ़ा, गायन वादन और वादी संवादी का अत्यंत महत्व होता है, ये बिल्कुल सही बात है। और राग के गायन वादन के समय निर्धारण में सहायता सिद्ध होती है, ये भी होती है। तो यहीं से ही हमारा आंसर हमें मिल रहा है, ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या है। 88 नंबर क्वेश्चन, नीचे दो विवरण दिए गए हैं, अभिकथन ए और दूसरा तर्क आर सेम। देखिए अभिकथन ए क्या कहता है कि मिट्टी से बना एक वाद्य यंत्र घुसू, घुसू किससे बना है? मिट्टी से बना एक वाद्य यंत्र घुसू कहलाता है। इससे उत्पन्न ध्वनि आमतौर पर पाई जाने वाली पक्षी घुग्गी, जिसको डव कहते हैं, से मेल खाती है। उस मिट्टी निर्मित वाद्य यंत्र में पहली बार चोट करने से पा ध्वनि उत्पन्न होती है। अब मिट्टी से बने, अब तर्क देखिए, मिट्टी से बने इस वाद्य यंत्र से अच्छी सांगीतिक ध्वनि उत्पन्न होती है। इसमें क्या है, घुग्गी की तरह आवाज आती है, बिल्कुल सही बात है। और सबसे पहली ध्वनि जो पा उत्पन्न होती है, ये राइट है। और मिट्टी से बने इस वाद्य यंत्र से अच्छी सांगीतिक ध्वनि उत्पन्न होती है। तो घुग्गी जो बोलती है वो बड़ा ही अच्छा ही बोलती है, वो कर्कश साउंड तो नहीं करती। तो ये तर्क और अभिकथन दोनों सही हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्योंकि आर ए की सही व्याख्या है। फिर दो अभिकथन और तर्क वाला क्वेश्चन आ गया। देखिए अभिकथन है, वीणा वाद्य पर स्वरों की स्थापना तार की लंबाई के आधार पर की गई है। ठीक है, तर्क जो कह रहा है वो तार की लंबाई इतनी छोटी होगी, जितनी छोटी होगी स्वर उतना ही नीचा होगा। देखिए यहाँ पर ये दोनों कथनों को एक बार आप आराम से रीड करके देखो, आपको खुद ही ये आंसर मिल जाएगा। देखिए हमने ये चीज़ पढ़ी है कि तार जितनी छोटी होती है ना, स्वर उतना ऊंचा होता है, ना कि नीचा। तो ये हमारा तर्क जो है गलत है। अभिकथन ए देख लेते हैं, वीणा वाद्य पर स्वरों की स्थापना तार की लंबाई के आधार पर की गई है, ये सही है। मतलब हमारा ऑप्शन जो है ए सही है, किंतु आर सही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट 90 नंबर क्वेश्चन पर। नीचे दो विवरण दिए हैं, वही बात। अभिकथन ए क्या कहता है? निर्गीत का संबंध वीणा से है। निर्गीत का संबंध वीणा से है। तर्क है, निर्गीत में सौंदर्य तत्व का होना अनिवार्य नहीं है। ये इस अभिकथन और तर्क को एक बार खुद रीड कीजिए, फिर देखते हैं इसका आंसर। देखिए निर्गीत का संबंध वीणा से तो है, ये बात सही है। और तर्क, सौंदर्य, निर्गीत में सौंदर्य तत्व का होना अनिवार्य है, इसने दिया है कि नहीं है। यहाँ तर्क ये गलत है। तो ऑप्शन देख लीजिए, फिर भी आर सही नहीं है। ये रहा, ए सही है, आर सही नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 91 पर। अब आपको ये एक दिया गया है, अनुलेख अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़ें और प्रश्नों का सही उत्तर दें। वाजिद खान दो अति विख्यात सरोद वादक अलाउद्दीन खान और हाफिज अली खां के गुरु बन गए थे। देखिए हमने एक पीछे क्वेश्चन सोल्व किया था, उसके अंदर ये नाम थे ना। इस प्रकार वह उत्तर भारत में वाद्य संगीत के सूत्रधार होने का दावा करते हैं। कहाँ पर? उत्तर भारत में। विलायत खान के दादाजी उस्ताद इमदाद खां की अन्य महत्वपूर्ण घराने की निष्ठा सैनियों के प्रति भी है। यद्यपि उनकी यह निष्ठा राजा सुरेंद्र मोहन टैगोर के दरबार में नेत्रहीन सुरबहार वादक सज्जाद मोहम्मद के साथ इमदाद खान के संबंध के कारण परोक्ष रूप से थी। अब देखिए इसी के आधार पर हमने आंसर देना है। अलाउद्दीन खान किस राज दरबार के संगीतकार थे? मैहर, बड़ौदा, रामपुर या जयपुर? तो वो थे जी मैहर राज दरबार के संगीतज्ञ थे।
वाद्य संगीत में ख्याल गायकी की शुरुआत किसने की? वाद्य संगीत में ख्याल गायकी की शुरुआत वजीर खां, विलायत खान, गुलाम अब्बास खां या अमृत सेन? तो ये की थी विलायत खान ने शुरुआत की थी जी इसकी। निम्नलिखित में से कौन महान सुरबहार वादक हैं? मुश्ताक हुसैन खान, सज्जाद मोहम्मद, बंदे अली खां या बड़े मुबारक अली खां? तो हमने पढ़ा था सज्जाद मोहम्मद। राइट आंसर है इसका हाफिज अली खां। किन के पुत्र थे? यहाँ क्वेश्चन दे दिया आपको, हाफिज अली खां किन के पुत्र थे? तो ये थे जी नन्हे खान के। थोड़ा सा नॉलेज इसके बारे में रखनी खुद भी पड़ेगी आपको। नन्हे खान के पुत्र थे ये। सज्जाद मोहम्मद खान किसके शिष्य है? सज्जाद मोहम्मद खान किसके शिष्य है? विलायत खान, आशिक अली खान, गुलाम मोहम्मद खान या हाफिज अली खां? किसके शिष्य थे ये? सज्जाद मोहम्मद खान जो हैं वो थे जी गुलाम मोहम्मद खान के शिष्य थे, गुलाम मोहम्मद खान। नेक्स्ट फिर से वैसा ही क्वेश्चन। साम संगीत में मुख्य रूप से ऋचाओं का स्वरोच्चार होता था। ये ऋचाएं वैदिक देवी देवताओं की प्रशंसा से गाई जाती थी जो पूर्व वैदिक काल में विद्यमान स्वर में गाई जाती थी। साम की संगीतात्मक संरचना स्वरों के आरोही क्रम में अभिलक्षित होती थी जिनकी संख्या आरंभिक चरण में 2 से 5 तक थी। 2 से 5 तक थी। इस स्वर क्रम के बाद में बढ़ाकर 7 तक पहुंच गई। बढ़ाकर कहाँ पहुंच गई? 7 तक। निश्चित स्वराघात गान को स्वर से संबंधित रूपरेखा के साथ साथ कुछ लयबद्ध संरचना भी प्रदान की। यह जानना महत्वपूर्ण है कि गान पद्धति को स्वरबद्ध करने का प्रारंभिक तरीका विद्यमान था, तथापि यह मौखिक परंपरा ही थी जो परंपरा को बनाए रखने में सहायक रही। जैसा कि मौखिक परंपरा में प्राय होता है, गान के दौरान हस्त मुद्राओं का प्रयोग किया जाता था और इन मुद्राओं ने गान की आवश्यक विशेषताओं को निर्धारित करने के लिए स्वर लिपि भी प्रदान की। अब देखिए इसके आधार पर एक क्वेश्चन पूछे गए आपसे, साम गायन के लिए कितने स्वरों का प्रयोग किया जाता था? साम गायन के अंदर ये क्वेश्चन हमारे लेक्चर नंबर 1 के अंदर मैंने टॉपिक क्लियर करवाया, उसके अंदर भी था कि साम गायन में कितने स्वरों का प्रयोग होता था। तो देखिए साम गायन के अंदर जो है 7 स्वरों का प्रयोग होता था। अब है प्रारंभिक चरण में वैदिक मंत्रोच्चारण के लिए किन किन स्वरों का प्रयोग किया जाता था? वैदिक मंत्रोच्चारण के लिए अनुदात, स्वरित और उद्दात का उपयोग किया जाता था। अनुदात, स्वरित और उद्दात। वैदिक स्वर का अंतिम स्वर क्या है? वैदिक स्वर का अंतिम स्वर बताना है। निषाद, अतिस्वर, मंद्र या चतुर्थ? वैदिक स्वर का अंतिम स्वर, तो वैदिक स्वर का अंतिम स्वर जो है मंद्र है जी। अनुष्टुप छंद में कितने अक्षर होते हैं? अनुष्टुप छंद 28, 32, 36 या 40, 28, 32, 36 या 40 कितने अक्षर होते हैं? तो इसमें होते हैं 32। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 100 के ऊपर। साम की कितनी ऋचाएं ऋग्वेद से नहीं ली गई हैं? कितनी ऋचाएं ऋग्वेद से नहीं ली गई हैं? तो देखिए साम की जो ऋचाएं हैं वो 75 ऋचाएं हैं जो वो ऋग्वेद से नहीं ली गई। तो यहाँ हमारा ये टॉपिक, हमारा ये 100 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। तो इसी को मिलाकर हमारे 200 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। 200 क्वेश्चन हमने किए हैं सॉल्व। अब नेक्स्ट जो आपके 300 क्वेश्चन है बहुत ही मैं चुन कर आपके लिए लाऊंगा, और बी प्रिपेयर्ड, पूरा सिलेबस पढ़ के रखिएगा। और इसी के साथ मैं आपको 300 जो क्वेश्चन और बचे हैं बिल्कुल विस्तार पूर्वक समझाऊंगा और आपके सामने मैं लेके आने वाला हूं। तब तक आप हमारे चैनल को बिल्कुल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करते रहिए। यही आपका सपोर्ट हमारे लिए काफ़ी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।